सब लोग रखें, बंद करिए। हम कहाँ कहे, आप सबके सामने। ठीक है, तो आपको ये डेटा थोड़ा याद रखना है, सादा एक्ट वाला। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका 2006 वाला एक्ट था, उसमें 18 साल और 21 साल है। तो 18 से 21 करना है, लेकिन हुआ नहीं, तो आपको ये गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सादा, सादा मतलब कोई केस होगा, उसी को लेकर के बना होगा, इसी वजह से सादा एक्ट है। ठीक है? देख लेना एक बार। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी कमेटी बनती है, या फिर ऐसे होते हैं ना, कोई केस होता है जैसे कि मैंने कल आपको बता रहा था, विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा एक केस हुआ था उसको लेकर के, तो उसकी कुछ रिकमेंडेशन या कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसकी बेसिस पे कभी कभी एक्ट बना दिया जाता है। तो उसको थोड़ा डिटेल में देख लेना। हाँ, निर्भया केस है, ऐसी प्रकार के। क्योंकि जब सरकार कोई एक्ट बनाती है तो ऐसे अचानक नहीं बनता ना, उसके पीछे कारण होता है। उसको बेसिस बना के वो लोग एक्ट बनाते हैं, तो उसको भी गाइडलाइंस के फॉर्म में ले लेते हैं और उसी के नाम से हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है कॉन्फ्रेंस मेंशन की हैं, जो एग्जाम में आ सकती हैं, ये आ सकता है, मैंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया है, तो आप पढ़ लेना। जैसे पहला इसमें है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आजाद महतो, प्लीज म्यूट करिए। पहला यहाँ पर दिया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, 1972 में हुआ था स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन में। ये मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था एनवायरनमेंट इशू को लेकर के। ठीक है, यही सब का यूएनईपी बना, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी के अंदर जो पहला वाला आपका जो था ना, ये कॉन्फ्रेंस, इसमें जो सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट था, वो इंट्रोड्यूस किया गया या उसके बारे में चर्चा हुई, स्टार्ट डिस्कशन हुआ। और बाकी के डिफरेंट बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल्स अडोप्ट किए गए थे, जो कि बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे उसको बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन जो होता है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो एनवायरमेंट को लेकर के जितने भी इशू होते हैं उनको एड्रेस किया गया, एड्रेस क्या, उसको डिस्कशन किया गया था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी, इसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, 1972 के अंदर। दूसरा है वर्ल्ड वर्ल्ड कमीशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं ब्रुकलिन कमीशन, 1983। और इसका इसका जो सिग्निफिकेंस है बोल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है, इसमें जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, बोल सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया 1987 के अंदर। ठीक है, एक रिपोर्ट जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर, 1987। ये तो मैंने बताया था क्लास में, आई थिंक दोबारा लिख देते हैं। 1987, जहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई थी। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बताइए। एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर हम जो प्रेजेंट जनरेशन की, रियो पे मैं कॉन्फ्रेंस था ना, वो अर्थ समिट है, रियो में जो हुआ था ना, उसको अर्थ समिट बोलते हैं। अवर कॉन्फ्यूजन, सतत विकास तो ठीक है। मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टाइम की जो नीड है उसको फुलफिल करें, और फ्यूचर जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसको बिना किसी कंप्रोमाइज किए हुए, ताकि वो अपनी नीड को फुलफिल कर पाए। मतलब जैसे आज की प्रेजेंट टाइम में जो कुछ हमारे पास रिसोर्सेस है, हम उनको ऐसे करेंगे, ऐसे यूज करेंगे कि हमारी जो नीड है वो भी फुल हो जाए, और उनको बचा के रखें, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो उनको यूज कर पाए, क्योंकि लेस इम्पैक्ट ऑन, हाँ लेस इम्पैक्ट बोल सकते हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको याद रहनी चाहिए, बहुत सारी चीजें जो सिंपल है। मतलब that meet the need of present generation without compromising the need of future generation to meet their one need. नेक्स्ट है यहाँ पर, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट 1992, जो कि रियो डी जेनेरो में हुई थी, ब्राजील के अंदर। ठीक है, ये इसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, रियो डिक्लेरेशन ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर जो एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है, एक काइंड ऑफ प्लान बोल सकते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 21 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 21 सेंचुरी, इसी वजह से उसका नाम पड़ गया 21। इसका फोकस था कैसे हम लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट
तो फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी में जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जिसको यूएनएफसीसी बोलते हैं, और कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, इन दोनों को यहाँ पर क्रिएट किया गया था इसी समिट के अंदर, जिसको अर्थ समिट बोलते हैं, रियो डी जेनेरो में हुआ। उसके बाद फिर रियो +20, इसको बोलते हैं 20 साल बाद। अच्छा, इसके बीच में एक और है, ये कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड समिट ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग में हुआ 2002 में। इसमें जो 1992 की अर्थ समिट थी उसकी प्रोग्रेस कितनी, उसको रिव्यू किया गया था। ये सब तो इतना पॉइंट नहीं, बस आपको नाम याद रहने चाहिए, ईयर याद रहनी चाहिए, जगह याद रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को लिखना नहीं है, बस टिक मारना है। इसके बाद फिर आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +20, जिसको बोलते हैं, ये आपका रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। 2012 के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है एसडीजी जो गोल्स थे उनका फॉर्मेशन हुआ इसी में। और जो आउटलाइन थी डॉक्यूमेंट की, दैट इज द फ्यूचर वी वांट व्हिच रिइंफोर्स द कमिटमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है, याद कर लेना बस। याद कर देख लेना बस, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे हैं यहाँ पर एनवायरमेंट को लेकर के या फॉरेस्ट को लेकर के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से 3-4 एक्ट हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। एग्जाम में आया था पहले, एक ही आया था लेकिन मैंने चारों ऐड कर दिए। पहला तो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। पहला जो एक्ट है उसका काम है कि किस प्रकार से हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, एनवायरमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और जो पोल्यूशन होता है कई प्रकार का, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपका पहले वाले एक्ट का। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इसका मतलब क्या होता है कि जो अननेसेसरी पेन दिया जाता है, जानवरों को सफरिंग दी जाती है, उसको रोकना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो रिलीजियस जगह होती है, लोग जाते हैं, तो लोग जैसे जो खच्चर है या जो बाकी जो जानवर होते हैं उन पर बैठ करके जाते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि चल चल सकते हैं लेकिन वो भी उनको बैठ के जाते हैं, तो ये काइंड ऑफ उनको टॉर्चर करना होता है। एनिमल को बहुत सारे तो मर जाते हैं, आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में। ठीक है, तो वो उसको रोकने के लिए जो क्रूअल प्रैक्टिस होती है, जैसे कि जानवरों को मारना, ठीक है, या उनको ओवरलोड कर देना, जितना वजन उठा सकते हो उससे ज्यादा वजन ऊपर रख देना, ठीक है, या उनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं देना, ये सभी चीजें जो होती हैं क्रूअल प्रैक्टिस कहलाती है। तो उनको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था कि हम क्रूअल प्रैक्टिसेस को कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया था इसके अंदर, जो प्रमोट करता है कि कैसे एनिमल वेलफेयर को बढ़ाया जा सके और जानवरों को बचा सकते हैं। एनिमल हो सकता है सभी प्रकार के, बहुत सारे, मतलब कोई भी जानवर हो उसको बचाने के लिए। स्पेशली आप देखते होंगे कि जो खच्चर वगैरह होते हैं उन पर काम कराया जाता है, जैसे जो ईंटे वगैरह होते हैं ना, वो रख देते हैं उसके ऊपर बहुत सारा ईंटा, उसको ले जाते हैं जानवर, बहुत सारे मर जाते हैं रास्ते में। पहाड़ों पे ले जाते हैं लोगों को बैठा करके, तो वो सब को रोकने के लिए ये सब इस प्रकार के एक्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए, डिफोरेस्टेशन को कम करने के लिए ये आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1997। इसका क्या काम होता है, जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन वगैरह किया जाता है, जैसे कौन सा एरिया रिजर्व फॉरेस्ट में आएगा, कौन सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आएगा, कौन सा विलेज फॉरेस्ट के अंदर आएगा, वो सब आपका इस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है, क्लासिफिकेशन जो होता है। ठीक है, और कैसे फॉरेस्ट को यूज करना है, कैसे फॉरेस्ट को बचाना है, वो सभी मैनेजमेंट प्लान इसके अंदर रहे, मतलब प्रोविजंस इसके अंदर है। ठीक है, ये चारों एक्ट को आप याद क्या करना है, बस ईयर याद करना, और ये जो प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं उनको एक बार पढ़ लेना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एनिमल क्रुएल्टी, तो पता ही होगा इसका मतलब क्या हो सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को बचाना, प्रोटेक्ट करना, डिफोरेस्टेशन रोकना। ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। ये वैसे आई थिंक नोट्स के अंदर एक दो तो होंगी, क्योंकि एक दो मैंने अलग से ऐड कर दी। आगे बढ़े, इसमें कुछ समझना है, समझने की कुछ है ही नहीं, क्या समझो। बोलिए, कुछ बोलिए, हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए कुछ। हाँ ठीक है, आगे है सोशल डिफेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 95%, 98% आने के चांसेस होते हैं।
ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ गए सोशल डिफेंस से। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया। एक इटालियन वर्ड, ये जो है ओरिजिन इसका जो है सोशल डिफेंस का। और इसका मतलब होता है कि एक तरीका होता है मिलिट्री डिफेंस, जिसके द्वारा कोई क्राइम किया गया उसको पनिशमेंट देना उसी रूप में। एक होता है सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस मतलब होता है नॉन वायलेंट तरीका। ठीक है, ये जो है सोशल डिफेंस का फोकस होता है किस प्रकार से हम जो है लोगों को, जो मार्जिनाइज सेक्शन है या जो ऑफेंडर्स हैं, उनको कैसे दोबारा से हम रिइंटीग्रेट कर पाए सोसाइटी के अंदर, री इंटीग्रेट करें, उनको रिहेबिलिटेशन कर पाए सही तरीके से। ये फोकस होता है जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल होती है और सिविल सोसाइटी भी शामिल होती है। सब मिल करके एफर्ट के माध्यम से ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सभी लोगों को। जैसे कि इसका जो फोकस है वो एरिया है सोशल डिफेंस का, ड्रग अब्यूज, ऐसे लोग जो कि ड्रग अब्यूज या फिर बूढ़े लोग हैं, ओके, जो भिक्षावृत्ति करते हैं या जो अफेक्टेड है HIV एड्स, या जिन लोगों की ट्रैफिकिंग हो जाती है उनका, और प्रोविजन सर्विसेज वाले, प्रिजनर्स जो होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, इन सभी के लिए ये सोशल डिफेंस वर्क करता है या कंसर्न करता है, स्पेशली इन सभी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है। ठीक है, तो लोग जो ऑफेंडर्स हैं उनको कैसे हम रिहेबिलिटेट करेंगे, या कम्युनिटी जो पॉलिसी होती है उसको कैसे बनाना है, या क्राइम वगैरह होता है तो क्रिमिनल बिहेवियर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो क्रिमिनल बिहेवियर, जो क्राइम करते हैं, वो वापस सोसाइटी के अंदर रीइंटीग्रेट हो पाए। तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो विक्टिम है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये सभी के सब काम आपके सोशल डिफेंस के अंदर आते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे क्राइम प्रिवेंशन बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ना, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे मान लो क्या कारण हो सकता है, कोई पर्सन क्राइम करता है तो रीजन पॉवर्टी हो सकती है, लोग अनएजुकेटेड है, तो उनको उसके लिए कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम बनाना ताकि जो है उनको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, उनकी गरीबी कम हो, लोग इंगेज हो डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर, तो क्राइम नहीं करेंगे। तो ये सभी बाकी जो, या वो उसको उसको बोलते हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस, इसके माध्यम से जो ऑफेंडर हैं या जो विक्टिम्स हैं या ऐसे लोग, उनको उनका जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत सारे रेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, ताकि वो लोग हील हुए, दोबारा से कम्युनिटी के अंदर वापस आके रह पाए। तो ये एक नॉन वायलेंट तरीका होता है। एक तो होता है कि किसी पर्सन के द्वारा क्राइम किया गया, आप उसको जेल में डाल दीजिए, फिर वहां जाकर के ऐसे लोगों से मिलेगा और बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। तो ये दूसरा है कि उसको किस तरीके से हम दोबारा से इंटीग्रेट करें, रेबिलिटेट करें, सोसाइटी के अंदर दोबारा वापस आए, उसका जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको हम कैसे अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि जो सोसाइटी है वो भी अफेक्टेड ना हो उस पर्सन से, और वो पर्सन भी हिस्सा बन सके सोसाइटी का। तो इंटीग्रेट करने के लिए, रेबिलिटेट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, या जो एजेंसी होती है डिफरेंट, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, कोई NGO हो। तो ये आपका सोशल डिफेंस है। इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो आपका यहाँ से बनता है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया वो लोग पूछते हैं ज्यादातर, कि कौन कौन से एरिया में जो सोशल डिफेंस वर्क करता है, फंक्शन करता है, कंसर्न करता है। ठीक, तो हो गया आपका सिंपल मार्जिनलाइज सेक्शन हो गया। अब उसमें कौन कौन से हैं? आपका ड्रग अब्यूज है, बूढ़े लोग हैं, वृद्ध हैं, जो भिक्षा वगैरह लेते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, बैगरी, HIV एड्स अफेक्टेड लोग हैं, तस्करी, मानव ट्रैफिकिंग और प्रोविजन सर्विसेज, जेल, प्रिजनर जो होते हैं, कैदी होते हैं, ट्रांसजेंडर जो है वो सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जिसको ओरिजिनली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शन सर्विस बोलते हैं, 1961 में स्टार्ट किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर। ठीक है, इसका ईयर याद करना, एग्जाम में ईयर आया हुआ था एक बार। इसका काम क्या होता है NISD का? इसका काम होता है इस प्रकार से एक पब्लिक सेंसिटिविटी को डेवलप करना, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो बूढ़े लोग हैं, विक्टिम है, अफेक्टेड है, इसी एरिया में, जो एरिया मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज होती हैं सरकार की, वो उनको डिलीवर करना, प्रोग्राम्स जो इनिशिएटिव होते हैं उनको डिलीवर करना, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का काम होता है। एक सरकारी संस्था है। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट है बाल पंचायत, ये यूनिसेफ के द्वारा इसका इनिशिएटिव है। बाल पंचायत का मतलब होता है कि जैसे कि, हाँ, चिल्ड्रन पार्लियामेंट इंग्लिश में लिखा हुआ, चिल्ड्रन पार्लियामेंट या हिंदी में बाल पंचायत बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट करें, उनकी जो वॉइस है, उनके जो ओपिनियन है, ठीक है, उनको जो अफेक्ट करते हैं वो सब इशू इशू को लेकर के वो अपनी बात रख पाए। इसलिए इसको बाल पंचायत को यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं उनकी वॉइस सुनी जा सके, वो पार्टिसिपेट करें, अपने ओपिनियन को रख पाए, जो जो ऐसे इशू जो कि उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं।
इसका काम होता है कि बच्चों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ठीक है, और वो एम्पावर हो पाए, ताकि उनको भी स्पेस मिले अपनी बात को रखने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर वो एक हिस्सा उनका भी हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। इसलिए बाल पंचायत और चिल्ड्रन पार्लियामेंट को स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? यूनिसेफ के। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए बताइए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, बोलिए, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। एजुकेशन फंड नहीं होता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। इसको बनाया गया था 1946 के अंदर, राइट। हम्म। तो ये काइंड ऑफ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम होता है कि बच्चों के अधिकारों को लेकर, उनकी वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एक बाल पंचायत और चिल्ड्रन पार्लियामेंट को इनिशिएटिव उनके स्टार्ट किया गया, ताकि वो प्रमोट कर पाए बच्चों के अधिकारों को, उनके पार्टिसिपेशन को, उनको एम्पावर करना, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना, ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ पाए बच्चों का। ये काम है आपका। नेक्स्ट इसमें नेशनल क्राइम ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको बोलते हैं, एनसीआरबी। तो क्रिमिनल क्राइम को लेकर के जितना भी डेटा होता है देश के अंदर, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जो रजिस्टर की जाती है, उन सभी को लेकर के ये डाटा, ये जो बन सके, क्या हो गया इसमें, ठीक है। यस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो क्रिमिनल डेटा जो होता है पूरा आपका इसके पास रहता है, कलेक्शन एनालिसिस, मतलब वो डेटा होता है उसको हम यूज कर सकते हैं रिसर्च के लिए, बाकी सरकारें जो पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, तो उसके आधार पर वो लोग इस डेटा का यूज करके प्रोविजंस डालते हैं हर एक्ट के अंदर। ओके। जैसे हेल्थ को लेकर के जो डेटा होता है, तो उसका यूज किया जाता है, हेल्थ की जो पॉलिसी बनती है, जो प्रोग्राम बनते हैं, उसी के अनुसार प्रोविजन सेट कर दिए जाते हैं, ताकि जो चेंजेस चाहती है सरकार कम्युनिटी के अंदर, या जिस प्रकार का बदलाव चाहती है, वो हो पाए। तो इस प्रकार का डेटा प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना, पूरी इंफॉर्मेशन रखना क्राइम को रिलेटेड, वो पूरी डेटा इसके अंदर रहता है। जो फेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो सब एजेंसी जो होती है लॉ इन्फोर्समेंट से, उसका डेटा एनसीआर के पास होता है। इसको 1986 में बनाया गया था। ये गवर्नमेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द वीमेन, या मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80% आने के चांसेस है यहाँ से, हर साल आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बट आप आपको समझा देता हूँ। जो पहला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन वीक, इसका मतलब है कि जो महिलाओं के इशू होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक डिफरेंट कॉन्फ्रेंस हुई दुनिया भर में। पहली कॉन्फ्रेंस मैक्सिको के अंदर हुई थी 1975 के अंदर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया भर के अंदर महिलाओं के स्टेटस को असेस करना, समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ताकि जो उनके एजेंडा है, जैसे जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, उसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है, उसका एजेंडा को लेकर के डिस्कशन करना, ये आपका इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था, ठीक है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन बड़ी डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर, और इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उस चीज को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर? कोपेनहेगन के अंदर 1980 के अंदर, ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? कि जो प्रोग्रेस हुआ है 1975 से लेकर 1980 के अंदर, उस प्रोग्रेस को असेस करना, कितना चेंजेस हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज और है जो कि आपको याद रखना है। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी मैक्सिको सिटी में 1975 के अंदर, यहाँ पर इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर वीमेन, 1976 से लेके 1985 तक, ये 10 साल का पीरियड था। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था इस वाली पहली वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। जब दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई 1980 के अंदर, तो जो 5 सालों में जो भी प्रोग्रेस हुआ है इसके अंदर, इस यूएन डिकेड ऑफ वीमेन, तो उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या है, उसको लेकर के ये जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की गई इस कॉपेनहेगन कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। जो भी चेंजेस, जो भी प्रोग्रेस हुआ है, उसको रिव्यू किया गया, बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, रिव्यू करना, प्रोग्रेस को रिव्यू करना, और कितना जेंडर इक्वालिटी को लेकर अचीवमेंट हुआ है, या क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या क्या इशू आ रहे हैं, उसको जानना, उसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर
डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट है नैरोबी 1985 के अंदर। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या के अंदर। केन्या। 1985 मतलब पूरा 10 साल हो चुके थे, तो 10 साल में जो भी, जो मैंने आपको बताया यूएन डिकेड फॉर वीमन, 10 साल में कितना प्रोग्रेस हुआ है उस चीज को एसेस किया गया, एवेल्युएट किया गया, उसका मूल्यांकन किया गया पूरे प्रोग्रेस का, और जेंडर इक्वालिटी को लेकर के और आगे फ्यूचर में क्या क्या प्लान एक्शन हो सकते हैं उनकी स्ट्रेटजी बनाई गई। इस नैरोबी केन्या की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको बोलते हैं थर्ड कॉन्फ्रेंस। ये थर्ड कॉन्फ्रेंस थी। सेकंड वाली ये है, और फोर्थ वाली आपकी बीजिंग कॉन्फ्रेंस 1995 चाइना के अंदर ये हुई थी। ठीक है, तो पिछले 3 कॉन्फ्रेंस में जो जो हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर रिव्यू किया गया, और बाकी के कुछ नए एजेंडा को बात डिस्कशन किया गया। या मतलब फॉर्मूला की ये है कि महिलाओं को लेकर के उनके जो इशू है उनको एम्पावर करने के लिए या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा जो होता है वो डिस्कस हुआ, रिव्यू किया गया डिफरेंट सिटी के अंदर जो भी कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन द वीमन। तो उन्होंने बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है इसका फोकस यही था कि किस प्रकार से जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, अचीव करना, और जो भी महिलाओं को लेकर के इशू होते हैं उनको एड्रेस करना, वीमन एम्पावरमेंट फोकस करना, ये सभी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलिए। ये सब नोट्स में होगा तो आपने पढ़ा ही होगा। आगे है इसमें इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन। टोटल यही है आपके 4 हैं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आपको ये 4 ही याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल, लेटेस्ट वाला नहीं, अच्छा, लेटेस्ट वाला आपका यही है, और अच्छा इसके बाद भी, लेकिन ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ना ये चारों हुई, उसके बाद अभी तो ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। मतलब हो सकता है दूसरे नाम से हो, लेकिन ये वाला कॉन्फ्रेंस नहीं है। ठीक है। एक बार देख लेना, कुछ अभी नया कुछ डेटा अगर होगा ग्रुप में शेयर कर देना। क्या, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ कुछ अगर नया है अभी। इतनी सारी कॉन्फ्रेंस हैं, बहुत सारी याद नहीं रहती। 1995 का ही दिख रहा है लास्ट। तो आपको यही तक ध्यान रखना है, 4 कॉन्फ्रेंस हुई है, वही 4 जो अभी मैंने अभी डिस्कस की वही है। ठीक है। अभी कुछ ज्यादा इसमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे, यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के लोगों को अवेयर किया जा सके, इसके बारे में अवेयरनेस चलाई जा सके, और किस प्रकार से जो है एक नेशन को, कम्युनिटी को हम रेजिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का ये जो है डे ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया भर में, ताकि डिजास्टर पहले से हम तैयार हो सके, प्रिवेंशन मिटिगेशन को लेकर के उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करना, उसके बारे में जानना, जागरूक करना लोगों को, अवेयर करना, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, रिस्क हो सकती है, ये सभी चीजें के बारे में आपका इस डिजास्टर रिडक्शन इंटरनेशनल डे में जो है प्रमोट किया जाता है, या अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से अवेयरनेस चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, रेज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ थीम दी गई है 2024 की, 2023, 2022 की। देखो ये वाला 2024 वाला भी आया नहीं है क्योंकि अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो ये शायद में भी एग्जैक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, वैसे यही होगा जो मैंने नोट्स में पाया वहाँ पर वेबसाइट पर, यही लिखा हुआ है, लेकिन ये आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, आपको 2023 वाला ही आएगा क्योंकि वो हो चुका है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर द रेजिडेंट फ्यूचर। तो ये दोनों याद कर लेना। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हाँ आपको बस ये याद रहना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा यही तक था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने डिस्कस किए। बहुत सारे ऐसे इसमें है जो कि मैंने
नोट्स के अंदर ऐड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैंने नई ऐड की है। मुझे लग रहा है कि पेपर जो है थोड़ा सा, अगर वो लोग आगे पीछे कुछ करेंगे थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हैं कि कुछ नया डालने की कोशिश करेंगे, तो वो सभी चीजें मैंने ऐड कर दी है। थोड़ा सा फर्दर ऐड कर दिया है, इतना डिटेल में नहीं पूछते एग्जाम के अंदर। स्टिल जो इंपॉर्टेंट एक्ट थे वो मैंने बता दिए डिटेल में भी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको पढ़ लेना। और ये तो चलो ठीक है, एक पॉइंट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हाँ, इसकी जो है थीम प्लीज नोट कर लीजिए। थीम याद कर, थीम क्या है इसके बारे में, कब होता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका 13 अक्टूबर को। और ये जो एक्ट है यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इनको याद कर लेना, क्लियर। और क्या है इसमें, हाँ ये भी पढ़ लेना। जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो तो आपको समझ में वैसे भी आ जाएंगे कि मतलब क्या हुआ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए। बेसिक बेसिक है, आपको डिटेल में लिखना नहीं है, तो पूरा याद नहीं करना, रटना नहीं है। बाकी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इन्वायरमेंट को लेकर के, सिस्टम डेवलपमेंट को लेकर के, ये मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सबको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। यूनिट 10 से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी एक्ट थे या कोई प्रोग्राम था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, वो मैंने सब कुछ ऐड कर लिए है इसमें। और जो आपको नोट्स मिला हुआ है रिवीजन वाला, उसको पढ़ लेना, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे। और ये जो आपका ये है पीसीएमपी एनडीटी एक्ट है, इसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें। बाकी प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसको लेकर के जो जो प्रोविजंस थे पुराने, उनको भी ऐड कर दिया मैंने। तो इनको पढ़ लेना। कारा इंपॉर्टेंट है और केरिंग्स दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ के जाना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2020 में वाले, इसमें जो नए प्रोविजंस थे मैंने ऐड किए हैं। ये तीनों का क्या डिफरेंस होता है, ये भी यहाँ मैंने ऐड कर दिया, ये नया है, नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा। अब यही है कि जो जो नई चीजें आती रहती है मैं ऐड करता जाऊंगा, फर्दर नोट्स में अपडेट होता रहेगा। पेरोल तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो फादर है इसकी, वो भी जॉन अगस्टस, एग्जाम में आ सकता है, तो वो याद रखना। ठीक है। तो ये आपका यही तक था। और हमारी ये जो है आज लास्ट क्लास थी। तो बाकी आप लोग अच्छे से एग्जाम देना। जो भी, जब एग्जाम हो जाए तो बताना क्या कैसा आपका पेपर जा रहा है। फर्स्ट शेयर कर देना सर। फर्स्ट क्या मतलब, सब शेयर किए हैं ना। हाँ, आज का क्लास का सब दोनों शेयर करेंगे, वो तो यूट्यूब पे चला जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है। ओके, अभी हम लोग जो है एक ग्रुप सेल्फी लेंगे, आप लोग जो है अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, ताकि हर साल में जो लोग लास्ट बैच में थे उनको पता होगा। तो ये काइंड ऑफ हर साल का एक प्रैक्टिस है, सो दैट के मुझे पता रहे हर बैच में। 1 सेकेंड, 1 मिनट दीजिए मुझे। Okay, आप लोग अपने कैमरे जो है ऑन कर लीजिए। सही। स्क्रीन बड़ा कैसे होता है। अच्छा, हो रहा है। यस। अभी चेहरे दिख रहे हैं सब लोगों के। बाकी लोग ऑफ कर रखे हैं, आप लोग भी ओपन कर सकते हैं। हाँ जी। गाइस, बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, सो दैट आई कैन क्लिक वन पिक्चर। सुशांता, अभ्यांश, एनबी, जो भी है क्लास के अंदर। 1 सेकेंड।
यस, हाँ, सब लोग ओपन कर लीजिए, बस 10 सेकंड। आई विल क्लिक ऑन पिक्चर एंड आई विल शेयर विद यू गाइस इन ग्रुप। और जो ये हमारा इस बैच का पिक्चर रहेगा सबका। तो इसमें ओके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड कल देखो क्लास हो सकता है, अगर आप लोग चाहें तो मैं वैसे क्लास ले लूंगा, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, ऐसे डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ सर, ले लेना एक बार। है ना, ऐसे क्लास हो सकता है। चलिए अभी अगर आप बंद करना चाहते हैं कैमरा, जस्ट so this is the group selfie for this batch, June 2024, and thank you so much everybody for joining this last class, and कल भी क्लास कर लेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है। चलिए Thank गुड you. नाइट, गुड नाइट Thank you, एवरीबॉडी। sir. एग्जाम देना अगर Good night. कल अगर आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो सबको बेस्ट ऑफ लक। जो लोग भी क्लास के अंदर अभी हैं और जो लोग वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर या फिर रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, जो बैच वाले हैं या जो भी है, सब लोगों को जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम करके आना और मुझे बताना उसके बाद कैसा आपका एग्जाम हुआ है, तो हम लोग क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, Thank you. Thank you, sir. All the best. Bagi sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Best of luck, बाकी all of you. आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। वी हैव 2-3 मिनट अभी है। यस, बस सबका सिलेक्शन हो जाए सर। यस होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। देखो अभी तक तो फिलहाल अच्छा रिजल्ट जाता रहा है, पहले भी, इस बार और भी जाएगा क्योंकि स्टूडेंट इस बार ज्यादा है, और तो आप लोग भी क्लास कंटिन्यू करते रहे, बहुत सारे यहाँ नेम दिख रहे हैं जो डेली क्लास करते थे, तो जी उम्मीद है सर। कि आप लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा। ताकि जितना 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 ज्यादा जेआरएफ वो अच्छा है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। मैं चाहता हूँ कि इतना मेहनत किया आप लोग भी, और साथ में हमने भी कोशिश किया है, सबका सिलेक्शन मतलब सबका जो है जेआरएफ क्लियर हो जाए, Yes. ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for the Thank you guidance. so much. गुड नाइट, Good night. Night, sir. गुड नाइट।